हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम आप बखूबी जानते हैं। चैप्टर है हमारे पास सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मेरे पास है वो है व्हाट इज द सेल। हम सेल के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारे पास है सेल थियरी। हम सेल थियरी भी पढ़ लेंगे आगे चल करके। और एक हम इसी टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम एक सेल का ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सी टाइप की सेल्स होती हैं, हर सेल्स में क्या क्या होता है, ये हम पढ़ लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द सेल में आएंगे। टाइप ऑफ सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके बाद फिर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, अगर आप किसी भी चैप्टर में देखेंगे स्टार्टिंग में, तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो होता है वहाँ से इस चैप्टर की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर एनसीईआरटी को आप देखें तो लिखा हुआ है व्हेन यू लुक अराउंड तो यू सी बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी आपसे कहती है कि अगर आप अपनी चारों तरफ थोड़ा सा इमेजिन करें, देखें चीज़ों को, तो आपको दो चीज़ दिखाई देता है। फर्स्ट थिंग्स इज कॉल्ड द लिविंग एंड सेकंड इज कॉल्ड द नॉन लिविंग थिंग्स। तो अपने चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ दिखाई देने वाला है, एक लिविंग, दूसरा क्या दिखाई देगा, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। चलिए, जब आप चारों तरफ में देखेंगे, अब आपसे कुछ क्वेश्चन, खुद से ही आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो जो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग। आपसे क्वेश्चन, आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या ऐसा है जो किसी भी चीज़ को लिविंग बना देता है। ठीक है ना। और व्हाट इज दैट एन इन एनिमेट थिंग्स। इन एनिमेट एक नया वर्ड आता है, इन एनिमेट थिंग्स। जो इन एनिमेट है ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ही है। डज नॉट हैव। तो क्वेश्चन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर, कि क्या है जो किसी भी चीज़ को लिविंग बनाता है और क्या इन एनिमेट थिंग्स के पास नहीं है। ठीक है, जो कि लिविंग के पास होता है। तो आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का। सर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, उस लाइफ की बेसिक यूनिट को कहते क्या है, हम सेल कहते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये कि अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको दो चीज़ दिखाई देता है। फर्स्ट थिंग्स इज लिविंग एंड सेकंड थिंग्स इज द नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स था उसी को आपने क्या नाम दिया था, इनएनिमेट थिंग्स भी नाम दिया था। यहाँ तक क्लियर है। सर, एक क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा था कि लिविंग थिंग्स के पास क्या प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स के पास क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एनसीईआरटी खुद बताती है कि लिविंग्स के पास क्या होता है। लिविंग के पास होता है क्या, सेल। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आप, तो सेल के बेसिस पे कर सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इन दोनों में किसके पास सेल है, लिविंग के पास या नॉन लिविंग के पास। तो आप क्वेश्चन का आंसर सही से बताएंगे कि लिविंग जो होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल होती है। और सेल को मानते क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। सेल कहाँ प्रेजेंट है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आपको कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। अब बात आती है, सर ऑल ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है तो ऑर्गेनिजम्स क्या अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, ऑर्गेनिजम्स को हमने कैटेगराइज किया है। ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल। सेल का नंबर, यानी एक ऑर्गेनिजम्स को बनाने में कितनी सेल इन्वॉल्व हैं, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड
जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहते हैं क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा जो मेरे पास ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। तो सर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप हो गए, दो टाइप के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कौन सा हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए मुझे बताइए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इनके पास कितनी सेल होती हैं? तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो बनी होती है कितनी सेल की? इनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सिंगल सेल की। कितनी सेल की? सिंगल सेल की। तो मैंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास कितनी सेल्स होती हैं? उनके पास होती हैं सिंगल सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो कितनी सेल की होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल की होती है। यानी सिंगल सेल से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, अमीबा, पैरामीशियम। तो अगर हम यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल जो जाएगा वो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कोई और एग्जाम्पल सर, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो आपके पास है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप समझ सकते हैं मल्टी माने होता है क्या, मैनी, सेलुलर मतलब सेल। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो मैनी सेल का बना हुआ है यानी एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल एनसीईआरटी खुद यहाँ पे कहती है लाइक अस, यानी कि हमारे जैसे। तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हम कौन हैं? ह्यूमंस हैं, यानी ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ये था बेसिक टॉपिक, एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जिसमें हमने केवल ये जानने की कोशिश की है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स है तो कोई अगर आप अपने चारों तरफ किसी को भी चीज़ को देखते हो तो वो या तो क्या होगा, लिविंग होगा, या तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग थिंग्स होगा। अब मैंने कहा सर बेसिक डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का? तो आपने कहा लिविंग और नॉन लिविंग में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसका होता है? सेल का होता है, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल किस में प्रेजेंट होगा, लिविंग में या नॉन लिविंग में? तो आपने कहा सर सेल जो होता है वो लिविंग में प्रेजेंट होता है। अब सेल से ही क्या बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सेल के नंबर के बेसिस पर। एक आपने जो ऑर्गेनिजम्स का नाम यहाँ पर आपने डिस्कस किया है, एक ऑर्गेनिज्म जो आपने डिस्कस किया है वो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? आपने कहा सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म आपने नाम यहाँ पर डिस्कस किया था उसका नाम था क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो दो ही तो ऑर्गेनिजम्स आपने डिस्कस किए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आपने कहा यूनिसेलुलर होगा तो यूनी मतलब होता है एक, यानी कि एक सेल से बनेगा ऑर्गेनिजम्स। मल्टी माने होता है क्या? मैनी। मल्टी माने होता है मैनी, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो बहुत सारी सेल से मिलकर के बना हुआ होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे इस चैप्टर का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज द सेल। सेल क्या होती है? सर सेल की हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, सेल क्या होती है उसकी डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के? अभी आप पढ़ के आ रहे हैं दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने कहा सर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकता है, लेकिन क्या क्या कर सकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द सेल। सेल क्या है? तो सेल की अगर हम डिफिनीशन देखें तो एनसीईआरटी हमसे कहती है कि सेल क्या है। सेल जो है वो एक फंडामेंटल, सेल इज द सेल इज द क्या है? फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। फिर से बताइए सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक,
स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर को बनाने वाली। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो बेसिक यूनिट उसका नाम होता है सेल। सर फंक्शनल मतलब फंक्शन को परफॉर्म करने वाली, यानी जहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं क्या है? सेल कहते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब समझ रहे हो? मैंने अगर यहाँ पर ऑल कहा है इसका मतलब मेरे पास हर एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे कैसा हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाने के लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट चाहिए, और उस बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यहाँ तक की बात गांठ मार लीजिए, मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। सर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का? आपने कहा था 2 टाइप का होता है। कौन-कौन सा ऑर्गेनिजम्स होता है? आपने कहा था एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कोई एक सेल का ऑर्गेनिजम्स है और वो सारे काम कर ले रहा है, तो अगर एक सेल का ऑर्गेनिजम्स कोई काम कर ले रहा है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो काम कर ही लेगा ना। तो मुझे बता दीजिए कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होता है किस-किस चीज़ में? क्या-क्या वो कर सकता है? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या-क्या कर सकता है? आप मुझे पहले बताइए। सर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस शो कर सकता है। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है बिना किसी पर डिपेंड हुए किसी भी तरीके से वो इस संसार में रह सकता है, यानी इस एनवायरनमेंट में आसानी से रह सकता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस शो करता है, वो अकेले रह सकता है। दूसरा काम क्या है? सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी लाइफ के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है वो सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 काम कर सकता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 काम कर लेता है आसानी से। पहला काम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है वो करता क्या है? इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस को शो कर सकता है, यानी आसानी से कहीं पर भी वो किसी भी पे बिना किसी पर डिपेंड हुए आसानी से रह सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है वो? दूसरा काम कर सकता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए जितने भी एसेंशियल ज़रूरी काम हैं वो सारे ज़रूरी काम ये खुद ब खुद कर सकता है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर आपके पास कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो मुझे बताओ वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या-क्या कर सकता है? तो आप मुझे बताएँगे कि एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होता है, वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। कैसे रह सकता है वो? इंडिपेंडेंट रह सकता है, बिना किसी पर डिपेंड हुए आसानी से साथ वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। दूसरा काम क्या है? सर वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं, वो सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। तो अगर एक छोटा-सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स ये सारे काम कर सकता है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म में एक से ज़्यादा सेल होंगी, तो वो भी तो ये सारे काम परफॉर्म कर सकता है। सही है? चलिए मुझे बताइए, अगली लाइन एनसीईआरटी क्या कहती है? कह रहे एनसीईआरटी अगली लाइन कहती है कि अगर मान लेते हैं एनीथिंग्स लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अगर सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कुछ भी अगर कम हो जाएगा तो बताओ अब सेल क्या नहीं कर पाएगी, यानी ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाएगा? इंडिपेंडेंट लिविंग अब वो नहीं रह पाएगा, अब वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाएगा। तो अगर सेल के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से अगर कुछ भी कम कर दिया जाएगा, तो बताओ सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करेगी या एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी? तो मैंने कहा सर जो सेल होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। अब उसे अगर रहना है तो किसी न किसी पर डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कवरी की बात करें। सेल की डिस्कवरी किसने की? सर सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम होता है रॉबर्ट हुक। सेल को किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड, सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? 1665 के अंदर डिस्कवर किया।
लेकिन ये जो सेल डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट हुक ने, ये जो सेल थी वो एक डेड सेल थी। कौन सी सेल थी ये? डेड सेल थी। कहाँ पर डिस्कवर किया था? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में डिस्कवर किया था। कॉर्क सेल में डिस्कवर किया था। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2-3 साइंटिस्ट और दिए गए हैं यहाँ पर। एक साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं क्या है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोन वान लीवेनहॉक ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट सा देखा एंड डिस्क्राइब किया ए लिविंग सेल। तो एक लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट और लिविंग सेल को डिस्क्राइब करने का जो क्रेडिट जाता है उसको जाता है एंटोनी वान लीवेनहॉक को जाता है। ठीक है, चलिए बताइए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन नाम होता है। ठीक है, चलो अगर हमें सेल के अंदर सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब डिस्कवरी किसकी हुई? इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का। और माइक्रोस्कोप केवल इन्वेंशन ही नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ साथ में लगातार माइक्रोस्कोप में क्या होता रहा? इम्प्रूवमेंट भी होता रहा। माइक्रो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप बनते भी रहे और इम्प्रूव होते रहे, जिससे कि हमें सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी का श्रेय हम मतलब स्टडी कर पाए, सेल को आसानी से स्टडी कर पाए। थैंक यू। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो जब तब तक आप इसे क्या करिए? रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आकर के आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू।